नमस्कार, हमारी इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा। भारत पहले आयरलैंड में टी20 सीरीज हारा, उसके बाद इंग्लैंड में भी ये सिलसिला थमा नहीं। कुल मिलाकर अगर हम 10 मैचों की बात करें तो सिर्फ एक मैच जीतकर भारतीय टीम इंग्लैंड से रवाना हो गई स्वदेश। वहीं कुछ खिलाड़ी जिम्बाब्वे चले गए, जहां पे टी20 सीरीज खेलेंगे। आज इस पूरी सीरीज का एनालिसिस करेंगे और दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ सीधे इंग्लैंड से जुड़ रहे हैं। इस समय लंदन में ज्वाला भाई हैं, यशस्वी के कोच, और बच्चों को वहां पर अपनी क्रिकेट के गुर सिखा रहे हैं। वहीं अगर हम बात अंकुर की करें तो अंकुर ऑस्ट्रेलिया से पहुंचे इस सीरीज को देखने के लिए, क्योंकि हर कोई ये जानता था कि विराट और रोहित की ये आखिरी सीरीज हो सकती है। और इसी वजह से जो तमाम क्रिकेट फैंस थे, जो एक्सपर्ट्स थे, वो इस सीरीज को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। और लॉर्ड्स में जिस तरह से बड़े बड़े सितारों की जमघट हम सबने देखा, वो चाहे क्रिकेट से जुड़े लोग हों या बॉलीवुड के जुड़े लोग हों, वो इस बात की तरफ इशारा जरूर कर रहा था कि अभी भी रोको, यानी विराट और रोहित की जो फैन फॉलोइंग है और जो एक ब्रांड के तौर पे दोनों दोनों ने अपने आप को स्टैब्लिश किया है, वो उसकी एक झलक हमने लॉर्ड्स के मैदान पे देखी। आज इसी पूरी सीरीज का एनालिसिस करेंगे। ज्वाला भाई, 388 बनवा देते हैं हम वनडे में, तो 260 बनवा देते हैं हम टी20 मैचेस में। इन 10 मैचों का अगर हम एनालिसिस करें, यानी कि जो आठ आठ मैचेस हमने इंग्लैंड में खेले और 2 मैच आयरलैंड में, क्या कह सकते हैं ना, पाने के लिए तो कुछ खोया है नहीं, खोया ही खोया है हमने इस सीरीज में। कैसे आप देखते हैं अगर हम इन दोनों दौरों का एनालिसिस करें तो? सबसे पहले आपको धन्यवाद आपके शो में बुलाने के लिए। मुझे लगता है कहीं ना इंडियन क्रिकेट की जो दिशा है वो कहीं ना कहीं सुधारने की जरूरत है। क्योंकि जब दिशा सही नहीं होती है तो दशा यही होती है जो अभी हो रही है। हम जी। पहले आयरलैंड जो बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि आईपीएल इतना लंबा सीजन के बाद ये खिलाड़ी इतने मैचेस खेलने के बाद आयरलैंड पहुंचे थे और एक से एक धुरंधर जो परफॉर्मेंस करके गए थे। और वहां हम्म। पे आयरलैंड जैसी, वो भी लोग बोलते हैं कि आयरलैंड की बी टीम थी वो, उनसे वो हार गए जो कभी भी हुआ नहीं आज तक। और उसके बाद इंग्लैंड आया और इंग्लैंड में भी वही हश्र हुआ टी20 में। और रो और को आने के बाद कहीं ना कहीं हम थोड़ा बेहतर हुए। हमने एक अच्छा मुकाबला वहां पे अच्छा खेला। लेकिन जो दशा दिख रही है भारतीय क्रिकेट की, मुझे लगता है वो सही नहीं है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो खिलाड़ियों को एक कॉन्फिडेंस दिया जाना चाहिए कोच के तौर पे या मे बी हम्म। मतलब बोर्ड के तौर पे, वो नहीं मिल रहा है। अब सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ी को आप ड्रॉप करते हो जो वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान रहा है, और आपको संजू सैमसंग जिन्होंने आपको मैन ऑफ द सीरीज बन के वर्ल्ड कप जिताया, तो कभी ना कभी आपको खिलाड़ियों, भले खिलाड़ी फॉर्म में हो या ना हो या बहुत काफी लंबे अरसे से चला आ रहा हो उसका खेल रहा हो, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको इंडिया की टीम बनानी है तो कहीं ना कहीं आपको खिलाड़ियों को वो सम्मान देना हम्म। पड़ेगा। आप एकदम से उनको इतने दबाव में नहीं खेलना खेलना देखना चाहोगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकल एरर्स हुए हैं और इनको दुरुस्त करना चाहिए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं गंभीर साहब को भी सोचना चाहिए कि वो कौन सी टीम खिला रहे हैं, उसका कॉम्बिनेशन हम्म। कैसा रहा है। काफी टाइम से चला आ रहा था। हम साउथ अफ्रीका से हारे 2-0 से, टेस्ट मैच हारे, फिर हम न्यूजीलैंड से 2-0 से हारे, और इतने सारे अनचाहे रिकॉर्ड बना रहे गौतम गंभीर के कोचिंग में। हम कोई भी इंडियन नहीं चाहेगा कि इस तरीके से नील नील रिकॉर्ड बने। बहुत सारे सीरीज हम नील हार रहे हैं। जी। हम पहले टेस्ट मैच हार रहे थे, फिर हम टी20 हारने लगे। तो मुझे लगता है कुछ रणनीति इन लोग को सोचनी चाहिए। और कहीं ना कहीं सिलेक्शन जो होता है टीम का, जी। वो काफी हद से जो कॉम्बिनेशन जो बनना चाहिए वो नहीं बन पा रहा है। ज्वाला भाई, आपने एक बात बड़ी अच्छी कही कि इनसिक्योर माहौल है टीम में। कब लगा, क्यों लगा एज अ कोच? क्योंकि आप ज्यादा बेहतर तरीके से प्लेयर्स को भी जानते हैं, और जो कुछ आपने देखा आयरलैंड में और इंग्लैंड में, तो आप है ही हैं। जिस तरह का कॉम्बिनेशन खिलाया गया, जिस तरह से रिजिड कुछ डिसीजंस लिए गए, कब आपको लगा कि टीम में बहुत इनसिक्योर सा माहौल है? वो इवन रोहित विराट के लिए भी बहुत सिक्योर माहौल नहीं दिख रहा है। जिस तरह की मीटिंग्स होती हैं, जिस तरह की हवा एक फैलाई गई कि रोहित शर्मा रिटायर हो रहे हैं, तो चीजें कहीं ना कहीं जो खिलाड़ियों के बीच में असुरक्षा की भावना पैदा कर रहा देखिए, संजू सैमसंग जो वर्ल्ड कप टी20 वर्ल्ड है। कप एक विनिंग मैन ऑफ द सीरीज, मतलब इससे ज्यादा बेहतर कोई नहीं कर सकता। अगर किसी को किसी टूर्नामेंट का मैन ऑफ द सीरीज मिला है ना, तो इससे बेहतर परफॉर्मेंस वो नहीं कर सकता है। मैन ऑफ द सीरीज होने के बाद मात्र 2 या 3 खराब इनिंग में अगर किसी खिलाड़ी को ड्रॉप कर दिया जाए, तो यहीं से उसकी शुरुआत हो जाती है। यहीं से बाकी खिलाड़ी भी सोचने लगते हैं। और जब कोई हम्म। खिलाड़ी और टीम असुरक्षित महसूस करती है ना,
तो वो एग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेलती, वो मैच जीतने के लिए नहीं खेलती है, वो अपना जगह बनाने के लिए खिलाड़ी खेलने लगते हैं। और यही मुझे भारतीय टीम में दिखाई दे रहा है। और वैभव सूर्यवंशी जो जिनको इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बाद उनको चुना गया, तो कहीं ना कहीं एक मीडिया ने उनके लिए हवा बनाया था, हालांकि वो डिजर्व करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो इंडिया की T20 टीम है ना, उसमें फिलहाल किसी नए खिलाड़ी की जगह आयरलैंड में नहीं बनती थी। तो वो एक जी दबाव था, एक मीडिया का भी थोड़ा सा दबाव था कि सूर्यवंशी को लेना है। और उसके बाद संजू सैमसन का जो 2 या 3 इनिंग फेल होना, वहां से इसकी शुरुआत हुई। और साथ ही साथ सूर्य कुमार यादव का भी नाम लूंगा मैं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने इतना बेहतरीन कप्तानी किया, वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान को आप इस तरीके से नहीं हटा सकते जी हो। और उसके बाद नया कप्तान लेके आना, श्रेयस अय्यर को लेके आना, ये सब बहुत सारे जो बोलते हैं ना, आप ऑन पेपर दिखा रहे हो कि बहुत सारी चीजें अच्छी चल रही है, लेकिन क्रिकेट जब ग्राउंड पे चलता है ना, वहां पे एक अच्छा लीडर चाहिए, टीम में अच्छा कॉम्बिनेशन चाहिए। और कहीं ना कहीं एक खिलाड़ी को एक बोलते हैं ना, एक बैकअप चाहिए कि हाँ मैं खेलूंगा। वही साथ ही हम्म साथ हर टूर्नामेंट के पहले हम रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में बात करने लगते हैं कि ये जी टूर्नामेंट इनका लास्ट होगा, ये इनका लास्ट होगा। इतने महान खिलाड़ी हैं, इन्होंने 10-10 हजार रन बनाए वनडे क्रिकेट में, भारत को वर्ल्ड कप जिताया है, तो ये इनकी मर्जी से जाना चाहिए। और इनको भी सोचना चाहिए कि किस तरीके से हम भारतीय क्रिकेट में आगे बढ़े। हालांकि रोहित जी शर्मा के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, विराट के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि सिर्फ वनडे फॉर्मेट खेलते हैं, तो इनको थोड़ा सा मैच फिट रहने के लिए ना डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा। तो कुछ जी कंफ्यूजन है, मुझे लगता है इसको अगर दूर करेंगे ना, तो भारतीय क्रिकेट की दिशा सही हो जाएगी। बिल्कुल। चलिए, अंकुर भाई भी हमारे साथ जुड़े हैं, ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड पहुंचे, एक लंबा सफर उन्होंने तय किया। अंकुर भाई, निराशा हाथ लगी? बैक टू बैक मैचेस हारे, T20 सीरीज हम हार गए बुरी तरह से। ओडीआई एक मैच जो जीते उसमें अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर की बल्लेबाजी थे, ऑलमोस्ट मैच हार ही गए थे वो भी। थोड़ा निराश है। और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया में जब हम आप टेस्ट क्रिकेट कवर कर रहे थे, हालात आपको कुछ वैसे ही लगे जैसे ऑस्ट्रेलिया में थे? वैसे ही हालात क्या इंग्लैंड में भी लग रहे हैं अब आपको? बिल्कुल। सबसे पहले तो आपका स्वागत है लंदन से। हम्म मौसम अच्छा है पर हालत अच्छी नहीं है भारतीय टीम की। जिस तरीके से शुरुआत हुई आयरलैंड में, जिसे हमने बहुत हल्का समझा, हमें प्रैक्टिस मैच की तरह मीडिया ने उसे प्रस्तुत किया कि ये तो लाइक इजी मैचेस है, इंडिया आराम से जीत जाएगा। वहीं हमें पता चला कि लोकल कंडीशंस का जो चैलेंज होता है वो आईपीएल से बहुत हम्म अलग है। आईपीएल की कंडीशंस, पिचेस, बाउंड्री साइज और आयरलैंड के मैदान या इंग्लैंड के टोटली अलग है। तो वहां पे जो चैलेंज था, सबसे पहले तो स्ट्रेटेजी, जैसे ज्वाला भाई ने भी कहा कि टीम प्लानिंग क्या थी, सिलेक्शन क्या थी, क्या हम सही 15 लेकर आए थे यहाँ की कंडीशंस के हिसाब से, क्या हम्म हम सही प्लेयर्स को खिला रहे थे, क्या हमने सही प्लेयर्स का बैकिंग किया। सवाल तो बहुत है मैनेजमेंट पे। जब टीम में इनसिक्योरिटी होगी, टीम स्पोर्ट है, अगर आप परफॉर्मर्स के साथ ऐसा सलूक करेंगे जैसे सैमसन के साथ हुआ, सूर्य कुमार यादव, तो बाकी खिलाड़ी क्या सोच रहे होंगे? यही कि उन्हें हर इनिंग्स पे जज किया जाएगा। तो आई थिंक प्लेयर्स प्रेशर में खेले हैं, अपनी नेचुरल गेम नहीं खेल पाया, जो आयरलैंड में भी हमने देखा, इंग्लैंड में भी देखा। क्योंकि यही टीम, लगभग यही टीम अभी विश्व कप जीत कर आई है। यही टीम मतलब हम्म। शानदार परफॉर्मेंस करती रही है पिछले 1-1.5 साल से। सेम प्लेयर है, प्लेयर नहीं बदले हैं। लगभग लेकिन वही टीम अगर हम कप्तान अंकुर को भाई, हटा दें। लेकिन गंभीर साहब तो कहते हैं कि नई टीम है, नई टीम में इस तरह से होता रहेगा। हम सबको पता है कि 8 8 या 9 प्लेयर वही खेल रहे हैं जो 2 महीने पहले वर्ल्ड कप जिता के आए। तो नए प्लेयर कहाँ से आ गए? बिल, इसमें नया तो कोई दिख नहीं रहा है मुझे। बिल्कुल। और चाहे प्लेयर नए भी आए हो, एक दो प्लेयर को अगर मौका भी दिया गया है, जो हम्म इंटरनेशनल लेवल पे प्लेयर खेल रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं उम्मीद होती है। बट अगर वो देखेंगे कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है, तो वो किस मोटिवेशन के हिसाब से खेलेंगे, वो क्या उनका माइंडसेट होगा। आप भी जी प्लेयर रहे, आपको पता है माइंडसेट क्या होगा। आपको यही होगा कि आपको हर गेम पे जज किया जा रहा है, आप हर हम्म मैच में विकेट लेते हैं, हर मैच में 50 100 बना रहे हैं, तभी आप अगला खेलेंगे। तो ऐसे में वो डिफेंसिव ही खेलेंगे, अपने लिए ही खेलेंगे, ना कि टीम के लिए खेलेंगे, जो कहीं ना कहीं भारतीय टीम पे भारी पड़ा है। अगर हम रो- सीरीज की पूरी बात करें तो आप कई बार देखेंगे कि कई बार मैच सिचुएशन ऐसी थी, भारत कब्जा कर सकता था पर नहीं कर पाया। नहीं तो आप रोहित, आप थे वहां पे, रोहित विराट को लेके बस आपको क्या समझ आया? और 2 दिन पहले यानी कार्डिफ में जिस तरह रोहित ने बैटिंग की, उसके बाद जिस तरह से ये खबर फैलाई गई, वहां पे इंग्लैंड में भारतीय फैंस के बीच में कैसे इसको लिया गया था कि जब रोहित के रिटायरमेंट की खबर को प्लान किया गया? भारतीय फैंस तो बहुत निराश थे, और सबसे बड़ी निराशा की बात यह है कि सीरीज के बीच में ये अफवाहें फैलाई गई। हम्म सीरीज के आखिर तक की वेट नहीं की गई, कहाँ से भी ये बातें निकली, ये हम बाद में बात करेंगे। पर जिस तरीके से मैच से पहले, मैच के दौरान ये सब बातें जो फैली है, उससे फैंस ही क्या, भारतीय
पूरे क्रिकेट सिस्टम पे सवाल उठते हैं कि ऐसे इतने बड़े शानदार ओडीआई ग्रेट जिसे कहते हैं हम, विराट कोहली के ऑलमोस्ट बराबर ही, ऐसे प्लेयर को क्या आप इस तरीके से जज करेंगे कि उनकी दो खराब इनिंग्स आई तो आप उनको रिटायरमेंट के लिए फेयरवेल मैच देंगे? मतलब अगर ऐसा क्राइटेरिया है तो सभी पे लागू होता है, जितने भी फास्ट बॉलर खेलते आए हैं उन पे भी लागू होता है, हर किसी पे लागू होता है। नहीं, एक सवाल ज्वाला भाई मेरे जहन में बड़े दिनों से है। मैं इंग्लैंड में था, आप भी थे पिछले सीजन में जब हम टेस्ट मैचेस खेले वहां। कुलदीप यादव को वहां एक भी मैच नहीं खिलाया गया। अब पूरा दौरा निकल गया, एक बार फिर कुलदीप यादव को कोई मैच नहीं खिलाया गया। तो उनको टीम में मतलब ट्रैवल क्यों करा रहे हैं? जब हम देख रहे हैं 4 खिला लिया आपने। उसी पिच पे जैकब बीथल ने आपको खेलने नहीं दिया, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। तो एक तो क्वालिटी अक्षर पटेल और जैकब बीथल में जमीन आसमान का फर्क दिखा। मुझे जैकब बीथल ज्यादा अच्छे गेंदबाज लगे इस ट्रैक पे। दूसरा, कुलदीप को ना खिलाया जाने के पीछे की सही मंशा आपको क्या नजर आती है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर मैं फ्रैंकली बोलूँ ना तो ये इस समय जो कोच है ना अपने लाइकिंग और डिसलाइकिंग पे टीम का चुनाव कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो स्किल बेस्ड चयन होना चाहिए, कहीं ना कहीं मुझे, अगर मैं अपना फ्रैंक नजरिया रखूँ ना, तो वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप एक रिस्ट स्पिनर जो हमेशा विकेट टेकर होता है, चाहे व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलो कोई भी क्रिकेट खेलो, आप वहां पे जो प्लेयर आपका परफॉर्मेंस कर रहा है उसको आप नहीं खिला रहे हो। कुछ खिलाड़ी तो समझ में नहीं आते कि किस बेसिस पे टीम में आप नाम मैं किसी का लेना नहीं चाहूंगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लाइकिंग और डिसलाइकिंग का ये जो चल रहा है, जो कोच को समझ में आता है वो खिलाड़ी टीम में रहता है, और उसकी यूटिलिटी क्या है, वो क्या परफॉर्मेंस कर रहा है, वो मैटर नहीं करता है। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं अगर भारतीय क्रिकेट को आगे लेके जाना है तो हमको कॉम्बिनेशन पे काम करना चाहिए, नहीं कि ये खिलाड़ी बहुत हमारा करीबी है। या क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि कोच एक साधारण खिलाड़ी को भी बड़ा असाधारण बना सकता है, क्योंकि उसको बार बार आप मौके दोगे, उसको उस समय खिलाओगे कि जब सामने वाली टीम प्रेशर में होगी, तो भी एक दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि इस समय भारतीय क्रिकेट को ना उन खिलाड़ियों की जरूरत है ना जो कॉम्बिनेशन में बैठे, जो परफॉर्मेंस करे, जो, और सबसे बड़ी बात है, बल्लेबाज बल्लेबाजी करे, गेंदबाज को गेंदबाज की तरह इस्तेमाल करे। आप टू मेनी ऑलराउंडर्स खिला के भी बहुत कुछ हासिल नहीं कर सकते हो, जो मुझे स्ट्रैटेजी दिखती है। क्योंकि मैंने टेस्ट मैचेस में देखा है, 4-4 5-5 ऑलराउंडर खेले हैं। तो टेस्ट मैच में तो एकदम सिंपल सी बात होती है ना कि आपके 5 से 6 बल्लेबाज, विकेट कीपर और 4 बॉलर। वैसे वनडे मैचेस में होता है कि आप एक या दो ऐसे खिलाड़ी रखते हो जो थोड़ा बैटिंग भी कर पाए। तो कहीं ना ऐसा चुनाव करना होगा कि बल्लेबाज अपना काम करे, गेंदबाज अपना काम करे, और एक या दो खिलाड़ी जो हैं उनको हम जी। ऑलराउंडर का तमगा दे। सबको ऑलराउंडर का तमगा नहीं दे सकते हो आप। सूर्यान शेगड़े जिन्होंने ज्यादा कोई क्रिकेट नहीं खेला था, हालांकि मुंबई के लिए भी ज्यादा नहीं खेलो, डायरेक्ट आके यहाँ पे डेब्यू कर जाते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना थोड़ा सा देखना चाहिए कि कौन से खिलाड़ी डोमेस्टिक में बहुत लंबा खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, और कौन कॉम्बिनेशन में बैठ रहे हैं, और कौन सा हमारे पास ऐसा ऑप्शन है जो हमको ज्यादा जी, मैचेस जिता सकता है। मुझे लगता है ये होना चाहिए, और कंडीशन बेस्ड भी टीम का चुनाव होना चाहिए। तो आप कुछ कहना चाह रहे थे अंकुर भाई? मैं कहना चाह रहा था कि बॉलिंग अटैक बड़ा एक्सपोज हुआ है भारत का। हम्म। इनएक्सपीरियंस अपनी जगह है, पर क्या टीम की क्या प्लानिंग रही है? इन्होंने मोहम्मद शमी को बाहर कर दिया प्लान से, सिराज को आराम दिया गया, बुमराह अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गए, बट बुमराह के बगैर आपने गेंदबाजी देखी T20 में या वनडे में? 400 रन आज तक लॉर्ड्स में ऑलमोस्ट नहीं बने जो हमने बनवा दिए। तो टीम की क्या प्लानिंग है बॉलिंग के मामले में? क्या उनके बैकअप फास्ट बॉलर्स है? कितने उन्हें मैचेस देने पड़ेंगे वर्ल्ड कप से पहले? कुछ दिशा नहीं दिख रही है हमें। कुलदीप को बाहर बिठाना, एक मैच विनर पूरा बेंच पे बैठा तीनों के तीनों मैच, सिलेक्शन पे बहुत सवाल उठते हैं, टीम मैनेजमेंट पे, कोच पे, हम्म। कैप्टन पे भी। कैप्टन ने हालांकि बाद में इंजरीज को भी आ, माना एक रीजन हार का, बट अगर ऐसी बात थी तो ये मैच फिट कैसे प्लेयर हम्म। सीरीज के लिए चुने गए? और क्या इसके पीछे, मतलब क्या हम अनफिट प्लेयर्स पे मौका लगा रहे हैं मैचेस में? जी, सवाल तो कप्तान पे खुद उठता है, कोच पे खुद उठता है इस मामले में। बिल्कुल। ज्वाला भाई, जब भारतीय टीम सीरीज आ रही है, माइकल वॉन ने एक स्टेटमेंट दिया कि विदाउट जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया इज अ वेरी ऑर्डिनरी टीम। इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? और वाकई बड़ी ऑर्डिनरी क्रिकेट तो हम सबने भी देखा है। अब इस ऑर्डिनरी क्रिकेट के पीछे की बड़ी वजह आप किसको मानते हैं? मुझे लगता है ये काफी समय से चला आ रहा था, जो आज हमको रिजल्ट एग्जैक्टली, मैं भी देखने को यही कह मिला रहा है, हूँ बहुत काफी दिन समय से। से चला आ रहा था कि मैंने बताया ना कि
काफी टाइम से हमारी कमजोरियां, अगर आप गंभीर जी की कोचिंग में देखो तो हम बहुत बड़े बड़े सीरीज हारे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया में हारे हैं, और जो इंडिया में हमने टेस्ट क्रिकेट कभी हम हारते नहीं थे, वहां पे हम हारे हैं। तो वही मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो टीम का सिलेक्शन हो रहा है और जो हमको यंगस्टर को ग्रूम करना चाहिए, जिस समय पे उनको लेके जिस पोजीशन पे उनको खिला के ग्रूम करना चाहिए, ये काफी समय से नहीं हो रहा है। हमको ये देखना पड़ेगा कि हम अगर अभी जसप्रीत बुमराह भी अपने आखिरी फेज पे मुझे लगता है आ चुके हैं, जिस तरीके से उनका आईपीएल गया और जिस तरीके से अब वो आगे क्रिकेट खेल रहे हैं, मुझे लगता है उनको भी अब देखना पड़ेगा कि हमको बैकअप फास्ट बॉलर उनकी जगह कौन ले सकता है या उनके साथ किसको खिला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम साधारण क्रिकेट तो खेले ही हैं, हम टी20 वर्ल्ड कप भी इंडिया में जीते, याद रखिए हम इंडिया में जीते हैं, लेकिन हाँ। उसके आसपास कोई बड़ी सीरीज में हमको कोई बड़ा बड़ा सफलता नहीं मिला है। इसलिए मैं आज बहुत फ्रैंक बात कर रहा हूँ आपसे, इतना फ्रैंक मैं करता नहीं हूँ। मुझे भारतीय क्रिकेट की थोड़ी चिंता है, और ये दिख रहा है कि अगर हमने अगर आंखें अभी सही समय पे नहीं खोली तो हम थोड़ा देर हो जाएंगे, क्योंकि आगे 2027 का भी वर्ल्ड कप है। तो कहीं ना कहीं इनको हमको हमको वो खिलाड़ी चुनने होंगे, वो कॉम्बिनेशन खिलाना होगा, अगर चुनते हैं जो हमको मैच जीता है, ना कि हम अपने जी। अपने खिलाड़ियों को खिलाएं और हम उनको ग्रूम करें। इंडियन टीम किसी खिलाड़ी को ग्रूम करने के लिए नहीं होता। इंडिया जब आप नेशनल टीम में खेल रहे हो तो आप परफॉर्म करने के लिए खेलते हो, आप ग्रूम होने के लिए वहां क्रिकेट नहीं खेलते हो, आपको वहां पे जाके ना मैच जिताना होता है। ज्वाला भाई, आप सिर्फ ये आपका दर्द नहीं है, युवराज सिंह जैसे बड़े क्रिकेटर ने भी अपने इंटरव्यू में कल बहुत बड़ी बात बोली कि टीम मैनेजमेंट को पिक्चर क्लियर करनी चाहिए, साफ साफ बात करनी चाहिए कि आप हमारी स्कीम ऑफ थिंग में हैं 2027 की या नहीं है। हैं तो फिर आप उनको फिर कंटिन्यू करें। हर सीरीज में तलवार मत लटकाइए रोहित शर्मा और विराट कोहली पे, कि आप तलवार लटका के उनको क्रिकेट खिलवा रहे हैं। और ये सिर्फ रोहित शर्मा के साथ नहीं, कई और क्रिकेटर्स हैं जिन पे तलवार लटकाई जा रही है। कैसे आप देखते हैं युवराज सिंह के इस बयान को? हाँ, मैं बहुत सहमत हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया में अश्विन जैसा खिलाड़ी, जो भारत का एक ग्रेट बॉलर ऑलराउंडर भी बोल सकते हैं, वो हम्म। वहां पे सीरीज के बीच में संन्यास लेके वापस आए थे, और कोच गौतम गंभीर ही थे। और जब से हाँ। ये सिलसिला लगातार चला ही आ रहा है, अगर आपको विराट कोहली को खिलाना है, रोहित शर्मा को खिलाना है, तो उनको खेलने दो। फिर इस तरह की चर्चाएं अब आती कहाँ से मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह की चर्चाएं नहीं होनी चाहिए। जी। मुझे लगता है कि अगर तो 2027 का वर्ल्ड कप आप देख रहे हो, तो लेट आप पब्लिकली बोल दो कि ये दोनों खिलाड़ी हमारे 2027 के वर्ल्ड कप का एग्जैक्टली हिस्सा है। बिल्कुल सही सारे बात। सर्कुलेशन को बंद करो और फिर उस टीम में ना, फिर आप इनको खिलाओ, फिर ये चाहे परफॉर्मेंस करें या नहीं करें, आप इनको खिलाओ। लेकिन इस तरह से सस्पेंस नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से भारतीय क्रिकेट का इस समय चल रहा है ना, मुझे लगता है रिसेंट में एक बहुत ही खराब दौर है। मैंने ग्रेग चैपल का हम्म। एक समय देखा था 2005-6 में, जब बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं थी, बहुत सारे सीनियर्स के ऊपर सवाल उठाए हम्म। जा रहे थे, और विराट कोहली और रोहित शर्मा ने जो किया है ना, मुझे लगता है ऐसे खिलाड़ी दोबारा पैदा नहीं होंगे। तो इनको कम से कम क्लियरली इनसे बात होनी चाहिए कि भाई आप खेल रहे हो, आप खेलो, आप हम्म। अपनी फिटनेस करो, आप मैचेस में हो, और बाकी इनके आसपास टीम को बिल्ड करना चाहिए। अंकुर भाई, शॉर्ट पिच गेंदबाजी की बीमारी सामने आई, आप तो देख रहे थे, सारे वेन्यूज पे मैच देखे आपने। जोफ्रा आर्चर, एटकिंसन, यंग सबने शॉर्ट पिच बॉलिंग थ्योरी को अपनाया, और लगभग 70% मैच विकेट्स जो गिरे भारत के, वो शॉर्ट पिच गेंदबाजी पे थे। इसको लेके कुछ आप सुगबुगाहट आपने देखी ग्राउंड पे? आप लगातार देख रहे थे प्रैक्टिस सेशन, और जब भारत मैच खेला, ये कमजोरी क्यों नहीं काम कर पाते हैं? ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो, 140+ आपकी कहते हैं ना, कनपट्टी को निशाना बनाया, पसली को बनाया, और आप पीछे गिरने को तैयार रहते हैं एकदम। बिल्कुल। यही प्लेयर जो आईपीएल में आपने देखा, शॉर्ट पिच बॉल हो, कहीं भी बॉल डल रही हो, लंबे लंबे हम्म। छक्के मार रहे थे। सबसे बड़ा फर्क जो शॉर्ट बॉलिंग में यहाँ पे दिखा, जोफ्रा आर्चर की एक्स्ट्रा पेस का दिखा और एक्स्ट्रा बाउंस का इंग्लैंड की कंडीशंस में। हम्म। इस बार जो कंडीशंस रही है वो टिपिकल इंग्लिश कंडीशन नहीं थी। यहाँ पे गर्मी धूप बहुत पड़ी है और पिच थोड़ी ड्राई थी, तो ऐसे में हम्म। पिच पे अच्छा बाउंस था। और जैसे आपने उसका देखा, जिनका हमने बहुत हाइप बनाई थी आईपीएल से, तो वो किस तरीके से एक्सपोज हुए जोफ्रा आर्चर के हम्म। आगे, जो कि सेम हम्म। टीममेट्स ही है। बात देखिए, शॉर्ट पिच पे भी यू हैव टू बी हैव क्लियर माइंड कि आपको अटैक करना है, डिफेंड करना है। टीम का हम्म। जो बैट्समैन का काफी माइंड क्लियर नहीं दिखा कि उन्हें किस तरीके से अटैक करना चाहिए, कब अटैक करना चाहिए। अगर आप छोटा सा जोफ्रा आर्चर का सेकंड वनडे में स्पेल देखेंगे, जहां शॉर्ट बॉल पे अक्षर आउट हुए और हम्म। विराट कोहली आउट हुए, तो वो वॉशिंगटन कंफ्यूज सुंदर माइंड साहब ही स्टेट में आउट हुए थे। शॉट में जी। हाँ, हाँ। तो जैसे अक्षर का जो शॉट था वो बिल्कुल नहीं बनता था, रैम शॉट उस टाइम पे। तो वो अटैक करना चाह रहे थे, पर वो गेंद गलत पिक कर ली, और सिचुएशन मैच की हम्म। नहीं थी। तो ऐसा नहीं है शॉर्ट बॉल खेल नहीं सकते, पर जैसा हमने कहा,
कहीं ना कहीं डिफेंसिव माइंडसेट है और कंफ्यूज्ड है टीम प्लेयर अपनी सिचुएशन और अपने टीम सिलेक्शन को लेके, क्या वो अगला मैच खेलेंगे, अगली सीरीज खेलेंगे। अगर इतने बड़े खिलाड़ियों पे सवाल उठ रहे हैं तो आप सोचिए प्ले अक्षर पटेल जैसे प्लेयर्स क्या सोचते जी। होंगे। ज्वाला भाई, एक एक जो समस्या और नजर आ रही है कि जिन जिन बॉलर्स को हमने इंग्लैंड में खिलाया, पेस बॉलर्स को, अगर यही कॉम्बिनेशन लेके हम जा रहे हैं फिर तो वर्ल्ड कप जीतने की तो हमें सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पथेटिक बॉलिंग हम सबने देखा है पूरी सीरीज में। कैसे आप देखते हैं, क्या अच्छे बॉलर्स को हम लेके नहीं गए हैं या ले जाना नहीं चाहते हैं? क्योंकि आकिब नबी जो जिन्होंने 2 डोमेस्टिक सीजन में अच्छा किया, आप उनको ला सकते थे, इंग्लिश कंडीशन में अच्छी वो गेंदबाजी करते हैं। ऐसे तमाम और गेंदबाज हैं। हमने आईपीएल में के परफॉर्मेंस से वनडे की टीम बना दी है। अर्शदीप कभी नहीं खेलते हैं, 10 ओवर फेंका ही नहीं है उन्होंने कभी। वो आके 10 ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं। प्रिंस यादव 4 ओवर फेंक के 10 ओवर फेंकने आ जा रहे हैं। और प्रसिद्ध कृष्णा के बारे में तो इंग्लैंड में कह रहे हैं लोग कि उनकी लेंथ ही नहीं है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में वो सरवाइव कर पाएंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो टीम का, मैं शुरू से ही मैंने आपको पहले मेरा कमेंट में बोल दिया था कि जी। जो टैलेंट पिक हो रहा है भारतीय क्रिकेट के लिए ना, वहां पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सोचना चाहिए। क्योंकि अगर आपका कोई गेंदबाज 2 रणजी सीजन में इतना लंबा परफॉर्मेंस करे, रणजी ट्रॉफी छोटा क्रिकेट नहीं होता है, आप लगातार चार जी। से 3 से 4 महीने खेलते हो, अब उसमें पूरा सीरीज खेलते हो, इंजरी से बचते हो, आप कितना मेहनत करके इतने विकेट्स निकालते हो, तो जस्टिफाई होना चाहिए रणजी ट्रॉफी का परफॉर्मेंस। एटलीस्ट 50 ओवर में के मैच के लिए तो जस्टिफाई होना चाहिए कम से कम, मुझे ऐसा लगता है। तो कहीं ना कहीं जो सिलेक्शन हो रहा है वो कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में है कि आपके पास जब मोहम्मद सामी जैसा खिलाड़ी है, जो इतना सीनियर खिलाड़ी है, जिसने भारत के लिए इतना मैच जिताया, मोहम्मद सिराज जैसा खिलाड़ी है, और मैं तो भुवनेश्वर कुमार का भी यहाँ पे नाम जी। ऐड करूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने आईपीएल में परफॉर्मेंस किया है, आप अगर आपका जो यंगस्टर वो काबिल नहीं है तो आप यंगस्टर को क्यों लेके जा रहे हो? क्योंकि आप इंडियन टीम में ना कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई खिलाड़ी नहीं जाता है। जब आप देश हम्म। के लिए खेलते हो तो आपको देश को जिताने के लिए खेलना है। तो कहीं ना कहीं जो यंगस्टर्स को ग्रूम करना चाहिए, और जो सीनियर को, देखिए टीम कैसे बनती है कि सीनियर खिलाड़ी टीम में रहता है नेक्स्ट जनरेशन को अपनी एनर्जी और अपने एक्सपीरियंस को पास करने के लिए। तो हम्म। वहां पे आपको एक अच्छा सीनियर बॉलर रखना पड़ेगा जहां पे यंगस्टर उनसे सीखे। आप सीधा सीधे सारे सीनियर्स को दरकिनार करके आप सारे यंगस्टर्स को ले जाओगे तो ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि जी। ये जो इंग्लैंड में हमारा जो परफॉर्मेंस हुआ है, इसने पोल खोल दिया है हमारा कि कैसे आईपीएल के परफॉर्मेंसेस बल्लेबाज के और गेंदबाज के जब कंडीशंस बदलते हैं ना तो एक्सपोज हो जाते हैं। तो कहीं जी। ना ये हमको ध्यान में रखना होगा कि किस खिलाड़ी के साथ किस खिलाड़ी को ग्रूम करना है और कब करना है और कहाँ करना है। अगर इस सोच के साथ हम जी। जाएंगे तो डेफिनेटली कर सकते हैं। एक सवाल अंकुर भाई मैं आपसे पूछूंगा, ज्वाला भाई से नहीं पूछूंगा, क्योंकि लोग कहेंगे बायस है। यशस्वी जायसवाल को पिछले 3 मैच में 2 शतक है। क्या उनको 15 की बजाय 16 का स्क्वाड बना के टीम के साथ नहीं रखना चाहिए था? आप मैच खिलाए ना खिलाए, उनका कॉन्फिडेंस रहता कि नहीं यार मैं स्कीम ऑफ थिंग्स में हूँ वर्ल्ड कप के, और मैं उनका उनका कॉन्फिडेंस अचानक खराब कर दिया है। और बहुत लोगों ने ये बात कही है कि यशस्वी जायसवाल जैसे बल्लेबाज को आप भाई, ये तो बायोलिटरल सीरीज आप 16-18 प्लेयर हर बार लेके गए हैं, तो इस बार क्या दिक्कत आई कि आप यशस्वी जायसवाल को स्क्वाड में नहीं लेके जा पाए? बिल्कुल, इस वक्त अगर आप देखें यशस्वी जायसवाल जैसा टैलेंट बहुत कम है पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं, हम्म। जो ऑल 3 फॉर्मेट खेल सकते हैं। ज्यादातर हम आजकल फॉर्मेट स्पेशलिस्ट देखते हैं। हम्म। ऐसे में अगर ऐसा टैलेंट आपके पास बैठा है, 200 बना चुका है, हर जगह परफॉर्म कर रहा है, आप उसको अपने साथ क्यों नहीं लेके गए? अगर आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में भी नहीं था, आपको लग रहा था 11 में नहीं बनता अभी, जैसे हमने अभी देखा सीरीज के बीच में इंजरीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म हम्म। हो सकता है अचानक, तो आपके पास एक बैकअप ओपनर होता, वो इमरजेंसी में नंबर 3 भी बैटिंग कर सकता है अगर विराट कोहली हम्म। को कोई इंजरी हो जाए। मतलब अगर आपने मौके देने हैं तो आप कब देंगे? उनको भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो कराना पड़ेगा ना, वर्ल्ड कप सीधा तो नहीं आप खिला सकते जैसे हम्म। हमने 2019 में सीधा विजय को भेज दिया था विश्व कप में नंबर 4 पे बैटिंग करने, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो लेकिन आप कैसे खिलाएंगे? अगर आप 11 में नहीं बनते तो 15-16 में उन्हें जरूर लेके जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर कमजोर देशों के खिलाफ सीरीज आती है तो उन्हें एक हम्म। आधा मैच जरूर देना चाहिए। अब किसको रोटेशन के बेस पे वो बाहर बिठाए और वो टीम मैनेजमेंट के ऊपर है, बट क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, जैसे हमने हम्म। पहले बात करी कि इनसिक्योरिटी ना आए। अगर आप किसी को बाहर बिठा भी रहे 1-2 मैच में, तो उन्हें पता हो कि वो 27 के वर्ल्ड कप खेलेंगे, चाहे रोहित हम्म। की बात करें या किसी की भी। पर यशस्वी को आप लूज नहीं कर सकते, ऐसा टैलेंट आपको इजीली मिलेगा नहीं जो 3 फॉर्मेट खेल सकता है आपके लिए जी। आराम से। चले, आखिरी सवाल ज्वाला भाई, मुझे पता है आप नेट सेशन में हैं, बच्चे वेट भी कर रहे होंगे।
मेरा सवाल शुभमन गिल की कप्तानी को लेके है। एक तो क्या उनकी लीडरशिप क्वालिटी से आप सहमत हैं? एक जो अच्छी चीज मुझे नजर आई कम से कम कि रोहित विराट के बारे में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की और कहा कि नहीं, हम 2027 तक उनको देख रहे हैं। और ये गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बिल्कुल अलग हटके था। क्या लीडरशिप क्वालिटी थोड़ी और बेहतर हो रही है उनकी, भले ही वो सीरीज हार गए? और एज अ बैट्समैन कैसे आप देखते हैं जिस तरह से वो टेस्ट क्रिकेट खेले इंग्लैंड में, क्या वैसे ही झलक आपको नजर आई? नहीं, बिल्कुल। आई थिंक शुभमन गिल को जो जिम्मेदारी दी गई है कप्तानी की, बीइंग रोहित एंड विराट इन अ टीम, कहीं ना कहीं वो ग्रूम तो हो रहे हैं। उन्होंने बल्लेबाजी में भी अब अच्छे प्रदर्शन किए हैं, तो मुझे लगता है नेक्स्ट दौर में अगर कोई एक कप्तानी अच्छा कर सकता है तो फिलहाल तो मुझे शुभमन गिल नजर आते हैं। लेकिन टीम जितनी अच्छी होती है उतनी अच्छा कप्तान भी होता है, और कहीं ना कहीं उनको अभी थोड़ा सा वो लीडरशिप स्किल थोड़ा और डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल इंडिया के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, तो आई थिंक ही इज द बेस्ट ऑप्शन एट द मोमेंट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाला भाई आपका, और अंकुर भाई आपका। और अंकुर भाई को भारतीय क्रिकेट की तरफ से हम लोग माफी मांग लेते हैं भाई कि आप इतनी दूर से ऑस्ट्रेलिया से आए थे एक बड़ी सीरीज देखने, लेकिन सिर्फ एक मैच जीतते आप देख पाए। और मुझे तो बरबस 2011 की सीरीज याद आ गई ज्वाला भाई। मैं पूरे दौरे पे एक मैच भी जीतते देखने को तरस गया था। हम 4 टेस्ट मैच हारे थे, 3 वनडे मैचेस हार गए थे, एक टाई हुआ था और एकमात्र T20 जो था वो भी हार गए थे। और ये तब हुआ था जब ये हम वर्ल्ड कप जीत के पहुंचे थे। तो कम से कम अंकुर भाई ये के लिए अच्छा है कि एक मैच तो जिताया उन्होंने। ऐसी गेंदबाजी देख के सही में उस दौरे की याद आ रही थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस बहुत उम्मीद के बहुत साथ कि जो शुक्रिया। कुछ ज्वाला भाई ने अ, एक तरह से चलिए, कहा जाए धन्यवाद संकेत किए धन्यवाद। हैं, और जिस तरह से उन्होंने सजेशंस दिए हैं उस सजेशन पे भारतीय क्रिकेट काम करती नजर आए, और भारतीय टीम यहाँ से एक अच्छे रास्ते पे चलते हुए उस मंजिल की तरफ बढ़े जिस जिस मंजिल का इंतजार हर कोई करता है, यानी कि साल 2027 वर्ल्ड कप, और उसके बाद 28 में आपको T20 वर्ल्ड कप भी खेलना है और ओलंपिक्स भी आपके सर पे है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।